दोस्तों, एक लड़का कई सालों से दुबई के अंदर काम करता है और इसी बीच उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब फिर वापस दुबई जाता है तो अपने पत्नी के बिना उसका दिल ही नहीं लगता। वो हमेशा के लिए वो काम छोड़कर अपने देश वापस आ जाना चाहता था कि ताकि वो अपने खूबसूरत पत्नी के साथ अपना वक्त बिता सके। लेकिन दोस्तों, इससे उस कंपनी का बड़ा नुकसान होने वाला था। फिर कंपनी वालों ने एक आइडिया लगाया कि उसकी पत्नी को ही वहां पर बुला लिया कि ताकि वो अपने पत्नी के साथ भी रह सके और उनका काम भी होता रहे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि आप कितना भी पैसा कमाओ लेकिन कभी भी अपनी पत्नी को दुबई में या गल्फ कंट्री में लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। दोस्तों, ये बात उसे भी इस बात का हमेशा डर लगा रहता था। और एक दिन जब उसके मालिक की नज़र उसके पत्नी पर पड़ती है तो दोस्तों वो उसका दीवाना हो जाता है। बहुत ही रोचक कहानी, बहुत अद्भुत कहानी है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है, 2003 से वो दुबई में बतौर इलेक्ट्रीशियन काम करता था। वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है। कई बिल्डिंगों में वो बतौर हेड इलेक्ट्रीशियन काम करता था और कंपनी के लिए बहुत उपयोगी बंदा था। और दोस्तों, इसी बीच 2012 में करीब 10 साल दुबई में रहते हुए उसको हो गए थे। उसकी उम्र 30 साल हो जाती है। अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता है तो सोचता है कि अब पैसे ज़्यादा कमाने से क्या फ़ायदा, अब तो शादी भी करनी चाहिए। दोस्तों, वो घर आता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम संध्या होता है, उससे शादी कर लेता है। अब दोस्तों, शादी के बाद सुनील और संध्या बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि अच्छे दिन कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। दोस्तों, 3 महीने यूं ही बीत जाते हैं और उसकी छुट्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो संध्या को उसके मायके छोड़ देता है और उसके बाद दुबई चला जाता है। तो फिर दुबई जाने के बाद उसका और संध्या का एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता। संध्या उसको फोन करती है और कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता। सुनील कहता है कि अभी तो मुझे आए हुए 1 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी तो छुट्टी मुझे 2 साल बाद मिलेगी और जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा भी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। संध्या कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, फिर वो सोचता है कि यार सही बात है, 30 साल की मेरी उम्र हो गई है, अब तो मैंने शादी की है और अब मैं इतना पैसे कमाकर भी क्या करूंगा जब अपनी पत्नी को ही टाइम ना दे पाऊं। दोस्तों, वो अपने मालिक से कहता है कि मैं अब घर जाना चाहता हूं, मेरा हिसाब कर दीजिए। तो दोस्तों, चूंकि वो 10 साल से काम कर रहा था, उसके फंड वगैरह भी कट रहे थे। 2-2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए उसके बन रहे थे। उस हिसाब से सोचता है पैसे आसानी से मिल जाएंगे, मैं घर जाऊंगा, वहीं पर कुछ काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, उसका ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है। अब दोस्तों, सुनील मैनेजर से कहता है कि मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। तो मैनेजर जो उसके शेख होते हैं, उन शेख से कहता है कि एक ऐसा बंदा है, उसकी शादी हो गई है, अपनी पत्नी के लिए वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत उपयोगी बंदा है, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रीशियन उसका कोई जवाब नहीं है, वो नहीं रहेगा तो हमारा बहुत काम फंस जाएगा। फिर शेख कहते हैं कि फिर कैसे भी करके उसको रोको, एक काम करो, उसकी पत्नी को ही यहाँ पर बुला लो। लेकिन मैनेजर कहता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों, जो गल्फ कंट्री के रूल होते हैं, अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई मैनेजर है या कोई बहुत बड़े पोस्ट पर है जिसकी कमाई कम से कम 2-4 लाख 6 लाख रुपए महीने हो, तभी वो अपने पत्नी को वहां पर ले जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका स्टैंडर्ड कोई आके इस तरीके से गरीब बंदा खराब करे। लेकिन दोस्तों, इसका भी उपाय उन लोगों के पास था। वो लोग सुनील का फर्जी इंजीनियर की डिग्री बनवाते हैं और उसके बाद फिर उसके पत्नी को आने की परमिशन मिलती है। संध्या का भी पासपोर्ट बनवाया जाता है। उसके बाद सुनील जाता है अपने गांव पर संध्या को दुबई लाने के लिए। अब दोस्तों, संध्या को दुबई जाने का मौका मिल रहा था। वो तो बहुत खुश थी, खुशी खुशी दुबई जाती है। वहां पर उसके लिए एक बेहतरीन फ्लैट का इंतजाम किया जाता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद सारा इंतजाम होने के बाद सुनील काम पर वापस जाने लगता है। तो 10 दिन बीते होंगे। एक दिन मैनेजर कहता है, क्या हाल है सुनील, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी, अब तो तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है, अब तो मौज ही मौज होगा। दोस्तों, जो मैनेजर होता है वो साउथ इंडिया का मद्रास का रहने वाला होता है। उसका नाम होता है पारस रेड्डी। तो सुनील कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी तरीके से हमारी लाइफ चल रही है और आपने जितनी मदद की उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।
तो पारस कहता है भाई थैंक यू से काम नहीं चलेगा, कुछ पार्टी वगैरह करनी पड़ेगी तुम्हें। तो सुनील कहता है सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस दिन आप कहें उस दिन आपको मैं पार्टी दे देता हूं। तो पारस कहता है भाई कहीं बाहर की पार्टी मुझे नहीं चाहिए, हम तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हारे पत्नी को देखेंगे, तुम्हारे पत्नी के हाथों का बना खाना खाएंगे। अब दोस्तों जब सुनील ये बात सुनता है तो डर जाता है, क्योंकि उसने सुना था कि कोई भी अपनी पत्नी लेकर वहां पर जाता है तो उसको वहां के शेख वगैरह हड़प लेते हैं, उनके साथ बहुत गलत काम होता है। तो वो भी घबरा जाता है। वो बोलता है कि सर क्या घर पर आएंगे, कहीं बाहर ही आपको पार्टी दे देंगे, कहीं भी आप कहें। वो बोलता है नहीं, तुम्हारे घर पर ही आएंगे, और तुम बाहर क्या पार्टी दोगे, बाहर तो हम रोज ही खाते हैं। अब दोस्तों वो कहता है ठीक है सर, किस दिन आप आएंगे। तो पारस कहता है शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है, उसी दिन आएंगे। दोस्तों शुक्रवार का दिन आता है, सुबह से ही सुनील और उसकी पत्नी संध्या उनके आओ भगत में लग जाती है। कई तरीके के वो लोग खाना बनाते हैं, और उसके बाद शाम को 8 बजे पारस रेड्डी और उसके साथ 2 और लोग उसके फ्लैट पर आते हैं और आके हॉल में बैठ जाते हैं। अब दोस्तों खाने पीने का इंतजाम था ही, उनके सामने एक से एक खाना आने लगता है। वो लोग खाते हैं, पीने वगैरह की भी व्यवस्था कर रखी थी, और पीते हैं। रात 11 बजे तक पार्टी चलती है, और इतने पीते हैं कि वो लोग नशा में हो जाते हैं। फिर जो पारस रेड्डी होता है कहता है भाई सुनील तुमने तो यार अपनी पत्नी का मुंह ही नहीं दिखाया हमको। वो कहता है कि सर क्या देखेंगे, गांव देहात के कल्चर की है, उसको शर्म आती है, घूंघट में ही रहती है। दोस्तों अपने पत्नी को बचाना चाहता था कि ये लोग उसका चेहरा ना देखें, लेकिन जो पारस होता है वो जिद पर अड़ जाता है। कहता नहीं भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, मुंह तो हम देखकर ही जाएंगे। अब दोस्तों चूंकि वो मैनेजर था, उसका मालिक था, और 2 लोग थे, वो भी बड़े लोग थे, तो वो हार मानकर जाता है और संध्या से कहता है कि चलो तुम्हारा चेहरा देखेंगे। दोस्तों वो आती है, उनके सामने खड़ी हो जाती है। जब पारस देखता है, देखता ही रह जाता है। कहता बहुत खूबसूरत पत्नी है तुम्हारी, काश ऐसी मेरी भी होती। जब ये बात संध्या सुनती है, शर्मा जाती है। उसके बाद वो वापस जाने लगती है। तो पारस कहता है अरे रुको, कहाँ जा रही हो। अपने जेब से एक सोने की चेन निकालता है और संध्या को देने लगता है। तो सुनील कहता है कि अरे सर रहने दीजिए, इसकी क्या जरूरत है। कहता नहीं भाई, मुंह दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों जबरदस्ती संध्या का हाथ पकड़ता है, उसके हाथ में वो चेन रख देता है। उसके बाद वो घर में चली जाती है। फिर उसके बाद ये लोग रात के 12 बजे उसके घर से निकलते हैं। उसके बाद अपने अपने ठिकाने चले जाते हैं, और सुनील और संध्या खाना पीना खाते हैं। उसके बाद संध्या कहती है कि आज से इसको अपने घर पर मत लेकर आना, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता, और इस तरीके से मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लगता है। वो कहता है अरे यार कहाँ ये लोग रोज आने वाले हैं, और डर की बात तो है ही है, हम लोग अनजान देश में हैं, अगर कहीं कुछ हो गया तो हमारी कोई हेल्प भी करने वाला नहीं रहेगा। फिर वो कहता है कि चलो पारस अपने ही देश के हैं, हमारे साथ तो कुछ बुरा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों डर वाली बात तो थी ही। अब दोस्तों फिर अगले दिन सुनील जब काम पर जाता है, पारस उससे मिलता है और कहता है हाँ भाई सुनील, तुम्हारी पत्नी यार बड़ी दमदार थी, और खाना भी बहुत अच्छा बनाया था उसने, तो अब हर फ्राइडे को तुम्हारे ही घर खाना खाएंगे। दोस्तों जब वो कहता है तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, सुनील बोलता है थैंक यू सर, लेकिन मन ही मन उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अब दोस्तों शुक्रवार को फिर वो खाने के लिए कह देता है। सुनील जो है असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन वो घर पे आता है, संध्या से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि संध्या को बहुत बुरा लगता, वो भड़क जाती। अब दोस्तों फिर अगला दिन आता है, संडे का दिन। पारस जो है बिना बताए संध्या के घर पे पहुंच जाता है, डोरबेल बजाता है। संध्या दरवाजा खोलती है तो सामने पारस को देखती है। अब जब उसको देखती है चौंक जाती है, कहती है सर आप यहाँ पर, वो घर में नहीं है। तो कहता है कि मुझे पता है वो साइड पे है, क्या तुम अंदर नहीं बुलाओगी मुझे। संध्या डर जाती है, लेकिन वो जानती थी कि ये बहुत बड़ा आदमी है, अगर इससे कुछ मैं कहूँगी उल्टा सीधा तो क्या पता मेरे पति के साथ ही कुछ ये कर दे। वो दोस्तों अंदर चली जाती है, पीछे पीछे पारस भी चला जाता है, एक सोफे पर बैठ जाता है। और उसके बाद संध्या जो है वो डर जाती है, एक कमरे में जाती है और सुनील को फोन लगा देती है कि वो आदमी जो है वो घर में घुस आया है। सुनील कहता है कि वो कैसे वहां पर चले गए। कहती है कैसे भी करके जल्दी आओ। वो कहता है मैं तो बहुत दूर हूं, लेकिन फिर भी आने की कोशिश करता हूं। अब दोस्तों फोन कट जाता है। संध्या जो है फिर जाकर उसको देखती है तो पारस वहां पर बैठा रो रहा था। अब उसके समझ में नहीं आता, वो हैरान रह जाती है कि यहाँ पर बैठ के रो क्यों रहा है। वो उससे कुछ पूछती भी नहीं, क्योंकि वो तो डरी रहती है। दोस्तों 1 घंटा वहीं पर बैठकर रो रहा था।
तब तक जो है वहां पर सुनील आ जाता है। तो सुनील जब उसको रोता हुआ देखता है, संध्या कहती है जब से आए हैं तब से ये ऐसे ही रो रहे हैं। वो जाके पूछता है सर क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हैं? तो दोस्तों वो और जोर से रोने लगता है। फिर वो पूछता है सर आप यहाँ आकर क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो दोस्तों अपनी कहानी बताता है, बोलता है सुनील मेरी भी यार तुम्हारे पत्नी की तरह एक पत्नी थी, लेकिन उसने जो है दूसरी शादी कर ली क्योंकि मैं पैसों के पीछे भागता रहा। वो बार बार मुझे फोन करती रही कि तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन मैंने पत्नी के बजाय पैसों को अहमियत दी और उसने दूसरी शादी कर ली। तो आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए महीने कमाता हूं, लेकिन आज मेरी जिंदगी भिखारियों जैसी है। तो सुनील कहता है लेकिन सर आप यहाँ पर किस लिए आए, आखिर क्या काम है? तो कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से पूछने आया था कि अगर तुम्हारी नज़र में मेरे लिए कोई लड़की हो तो मेरी भी शादी करवा दो। अब दोस्तों सुनील हैरान हो जाता है, कहता सर आपकी उम्र 40 साल की हो गई है, कौन सी लड़की आपसे शादी करेगी? तो संध्या कहती है कि मेरी एक बहन है, तलाकशुदा है, 35 साल उसकी एज है, क्या अगर उससे आप शादी करेंगे तो मैं बात करती हूँ। तो पारस कहता है कि कैसी भी लड़की हो बस मेरी शादी करवा दो, क्योंकि घर पे भी मेरा कोई नहीं है, माता पिता थे उन दोनों की मौत हो चुकी है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, रिश्तेदार भी कोई मतलब नहीं रखते। तो संध्या कहती है ठीक है मैं बात करूंगी। अब दोस्तों उसके बाद वो अपने माँ से गांव में कॉल करती है, जौनपुर में अपनी बहन से बात करती है और कई बार सुनील और संध्या की पारस से बात होती है, मुलाकात होती है। अंत में इन लोगों को भी लगता है कि पारस वाकई में सही बंदा है। दोस्तों संध्या की बहन का नाम राधा होता है। पारस जो है इंजीनियर था, उसके पास डिग्री थी असली वाली, तो वो जो है पासपोर्ट बनवाता है राधा का और राधा को दुबई बुलाया जाता है। पारस और राधा दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। सुनील का जो फ्लैट था 2 बेडरूम का फ्लैट था, उसी में लोग एक साथ रहने लगते हैं और 1 साल बाद फिर गांव जाते हैं, एक मंदिर में सादगीपूर्ण तरीके से शादी करते हैं। उसके बाद फिर दुबई में आ जाते हैं और एक साथ बहुत शानदार तरीके से रहने लगते हैं। दोस्तों 10 साल वो लोग एक साथ रहते हैं। पारस वाकई में बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सारे पैसे थे उसके पास। उसके बाद पारस ने उन लोगों को कई देशों की सैर कराई, 10 साल बहुत आराम से रहे। इस बीच पारस और राधा के 2 बच्चे हुए, संध्या और सुनील के भी 2 बच्चे हुए। सारे लोग दुबई में ही रहते थे। अब दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2023 में 50 साल की उम्र में पारस रेड्डी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है, सारे लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद किसी का दुबई में दिल ही नहीं लगता और सुनील वहां से सबको लेकर घर चला आता है। जो राधा थी उसकी पत्नी थी, मद्रास जाती है उसके घर पे, कुछ दिन रहती है लेकिन उसका वहां पर भी मन नहीं लगता। अंत में जो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी थी थोड़ी बहुत, उसको वो बेच देती है और जो भी उसके खाते में पैसे वगैरह थे पारस रेड्डी के, क्योंकि पहले से पता था कि उसको दिल की बीमारी है, तो उसने सारा कुछ राधा के नाम कर रखा था। दोस्तों आज तो उनके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पारस रेड्डी की कमी उन्हें जिंदगी भर खलती रहेगी। वो लोग उसे बहुत याद करते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोग कैसी लगी कमेंट कर